दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं हरशंकर परसाई के लिखे उपन्यास रानी नागफनी की कहानी का वाचन। दोस्तों अब तक मैं उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के 9वें अध्याय तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के 10वें अध्याय मिलना मुख्य अमात्य से का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। करेला मुखी ने कहा, राजकुमारी तुमने कुछ सुना क्या? नागफनी ने चौंक कर कहा, तुम तो बिल्कुल ही बेसुध रहती हो। ऐसी खोई खोई मत रहा करो। कोई दुर्वासा श्राप देगा तो कुंवर तुम्हें भूल जाएंगे। करेला मुखी ने कहा। नागफनी ने कहा, सखी हंसी मत कर, मेरा जी अच्छा नहीं है। जो बात बताने आई है वह बता। करेला मुखी ने कहा, कुमार अस्तभान के पिता राजा भयभीत सिंह अपने बेटे की तुमसे शादी करने के लिए कम से कम 10 लाख मांगते हैं। तुम्हारे पिता के पास संदेशा आया था। नागफनी का जी बैठ गया। वह अपने पिता को जानती थी। राजा निर्बल सिंह से 2 थाल हीरे जवाहरात वे हड़प कर बैठे थे। 10 लाख देने की अपेक्षा वे प्राण देना पसंद करेंगे। उसने पूछा, फिर पिताजी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहला भेजा कि मुझे लड़की के लिए पति चाहिए। खेत में हल चलाने के लिए बैल नहीं खरीदना है। भयभीत सिंह बेटे को मवेशी बाजार में खड़ा कर दे और ऊंची से ऊंची कीमत पर नीलाम कर दे। यह सुनकर नागफनी सन्न रह गई। इस अपमान को भयभीत सिंह जैसे छत्री कैसे सहन करेंगे? नागफनी रोने लगी, बोली, सखी इस जीवन में मैं उनकी नहीं हो सकती। अब तो मैं मरकर उस लोक में उनकी राह देखूंगी। करेला मुखी समझाने लगी, कुमारी इतनी निराश मत हो, कुछ उपाय सोचो। तुम्हारे पिता यदि 10 लाख देने को तैयार हो जाए तो बात अभी भी बन सकती है, पर उन्हें समझाए कौन? नागफनी ने कहा, एक ही आदमी की बात वे आंख मूंद कर मानते हैं और वह है राज्य का मुख्य अमात्य। वह कह दे तो वे 10 या 20 लाख दे सकते हैं। करेला मुखी बोली, पर वह क्यों कहेगा? वह बड़ा कान्या आदमी है, बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। मैं उससे कहूं? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुमसे उसका कोई काम नहीं सच सकता। यदि कुंवर अस्तभान उससे मिले और कुछ लोभ दे तो वह मान सकता है। तो सखी तो उनके पास संदेशा भिजवा दे। यह आखिरी प्रयत्न कर ले, नहीं तो मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। करेला मुखी ने अस्तभान के पास संदेशा भिजवाया। उधर राजा भयभीत सिंह के पास जब राजा राखड़ सिंह का उत्तर पहुंचा तो वे आग बबूला हो गए। बोले, इतना अभिमान है उसे? मैं उसे बता दूंगा। मैं 10 नहीं 20 लाख लेकर बेटे की शादी करके बता दूंगा। उन्होंने सचिव को बुलाकर कहा, अस्तभान की शादी के लिए टेंडर बुलाने की सूचना अखबारों में छपवाओ। लिखो, मैं लिखवाता हूँ। राजा साहब ने टेंडर का जो मजमून लिखाया और जो दूसरे दिन अखबार में छपा वह नीचे दिया जाता है। टेंडर नोटिस, एक 24 वर्षीय स्वस्थ तरुण को विवाह के बाजार में वर के रूप में बेचना है। तरुण बीए तक पढ़ा है और सुंदर है। लड़कियों के पिता। इधर अस्तभान और मुफतलाल अमात्य से मिले। तीनों बैठ गए और बातचीत शुरू हो गई। मुख्य अमात्य, कैसे कष्ट किया आपने? मुझे ही खबर देकर बुला लिया होता। अस्तभान, मैंने सोचा मैं ही मिल आऊं, आप व्यस्त आदमी हैं। मुख्य अमात्य, हैं सो तो है ही, क्या सेवा करूं आपकी? अस्तभान, बात यह है कि आप तो जानते हैं नागफनी से मैं शादी करना चाहता हूं। मुख्य अमात्य, जी हाँ, प्रेम का मामला है। अस्तभान,
हाँ, यही बात है। पर मेरे पिता और आपके राजा साहब में मतभेद हो गया है। मुख्य अमात्य, कैसा मतभेद? मुफत्तल, आपसे कोई बात छिपी थोड़े ही होगी। मुख्य अमात्य, तुम चुप रहो जी। दो कौड़ी के डिप्टी कलेक्टर बड़ों के बीच में क्यों बोलते हो? मुफत्तलाल दुबक गया, कातर नेत्रों से अस्तभान की ओर देखने लगा। अस्तभान, मुख्य अमात्य जी, यह मेरा मित्र है। मैं सारा काम इसकी सलाह से करता हूँ। जब मैं राजा बनूंगा तब यह आपके ही जैसा मुख्य अमात्य होगा। आप इससे क्षमा मांगिए। मुख्य अमात्य, अगर इनका भविष्य इतना उज्जवल है तो क्षमा मांगे लेता हूँ। हाँ, तो दोनों राज्यों के राजाओं में तनातनी की बात मैं जानता हूँ। आपके पिता 10 लाख चाहते हैं और हमारे राजा ने उन्हें अपमानजनक उत्तर भेज दिया है। अस्तवान, अब क्या करना है यह मुफत्तलाल बतलाएगा। मुफत्तलाल इस ठाट से बोला जैसे एक मुख्य अमात्य दूसरे मुख्य अमात्य से राजकीय विषय पर सलाह करता है। देखिए मुख्य अमात्य जी, राजा साहब आपकी चंगुल में है। अगर आप उनसे कहें तो वे 10 क्या 5 लाख दे सकते हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं। मुख्य अमात्य, पर अब तो टेंडर नोटिस छप गया है। मुफत्तलाल, तो क्या हुआ? राज्य की ओर से टेंडर भरा जा सकता है। हम अपने राजा के निजी दफ्तर के मुंशी से मिलकर ऊंचे टेंडर दबवा देंगे। आप 10 लाख का टेंडर भिजवा दीजिए। मुख्य अमात्य सोचने लगे। अस्तभान और मुफत्तलाल समझ गए कि वे क्या सोच रहे हैं। अस्तभान ने कहा, इस कार्य के बदले में हम जो सेवा कर सके बतलाइएगा। यूं तो आप जानते ही हैं कि कभी राजा बनूंगा ही, तब आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। मुख्य अमात्य खिन्न हंसी हंसे बोले, आपका काम करने की मैं कोशिश करूंगा, बदले की क्या आवश्यकता है? दोनों मित्र समझ गए कि वह टाल रहा है। अस्तभान ने कहा, नहीं, हम आपके लिए कुछ करना ही चाहते हैं, बतलाइए। मुख्य अमात्य थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, अगर आप मेरा कुछ उपकार करना ही चाहते हैं तो बतलाता हूं। आप समर्थ हैं, इसलिए शायद कर पाए। आज तक मैंने हजारों आदमियों से कहा, पर कोई वह काम नहीं कर सका। बड़ा कठिन कार्य है। मुफत्तलाल ने कहा, बतलाइए तो, ऐसा कौन सा काम है? क्या दफ्तरों से भ्रष्टाचार समाप्त करना है? अफसरों को समय पर दफ्तर बुलाना है? लाल फीता काटना है? भत्ते के सच्चे बिल बनाने की आदत डालना है? मुख्य अमात्य ने कहा, नहीं, ये कुछ नहीं। ये तो शासन की शोभाएं हैं। बात यह है कि इस राज्य में मेरा एक विकट राजनीतिक शत्रु है। वह भैया साहब कहलाता है। वह भी विधानमंडल में है और उसी दल का सदस्य है जिसका मैं हूं। पर दल के भीतर वो मेरा दुश्मन है। मैं केवल 4 मतों से उससे जीता था, वरना वही मुख्य अमात्य हो जाता। वह मेरा हमेशा विरोध करता है और मुझे डर है कि अगले चुनाव में वह मुझे हटाकर स्वयं मुख्य अमात्य बन जाएगा। मैं उसे वश में करना चाहता हूँ। उस पर कोई उपाय कारगर नहीं होता। वह बिल्कुल निर्भय रहता है। बात यह है कि वह अपना जीव कहीं और रखता है। किसी को नहीं मालूम कि उसका जीव कहाँ रहता है। आप लोग उसके जीव का पता लगाकर वह मुझे लाकर दे दे तो वह मेरे चंगुल में आ जाए। यह सुनकर अस्तभान और मुफत्तलाल विचार में पड़ गए। बड़ा कठिन काम था। अस्तभान ने कहा, सरकार के गुप्तचर विभाग से आपने उनके जीव का पता नहीं लगवाया? मुख्य अमात्य बोले, गुप्तचर विभाग तो सालों से इसी काम में लगा है। आप तो जानते हैं कि प्रजातंत्र में गुप्तचर विभाग राजनैतिक विरोधियों के पीछे पड़े रहने का ही काम करता है। अपराधों का पता लगाना तो एक बहाना है। मैंने बहुत योग्य व्यक्ति इस विभाग में रखे हैं, पर वे भी कुछ नहीं जान सके। मुफत्तलाल ने कहा, देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे, पर काम बहुत कठिन है। आप कृपा करके राजा साहब से 15 लाख का टेंडर भिजवा दीजिए। यदि टेंडर स्वीकार करने की आखिरी तारीख निकल गई तो हमारा सारा करा धरा बेकार हो जाएगा। मुख्य अमात्य ने कहा, सो मैं सब करवा दूंगा। 15 दिन के अंदर भी यदि मुझे भैया साहब का जीव मिल गया तो मैं आपकी शादी राजकुमारी से करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहें। अस्तभान मुफत्तलाल के साथ मुख्य अमात्य से विदा लेकर बंगले के बाहर आया।
अस्तभान बोला, बड़ा विचित्र आदमी है यह भैया साहब भी, अपने जीव को कहीं अलग रखता है। मुफतलाल ने कहा, इन राजनीतिक पुरुषों की शारीरिक बनावट ही अलग होती है। इन लोगों में कुछ तो अपनी आत्मा को शरीर में या शरीर के बाहर कहीं भी रख सकते हैं। कुछ नेताओं का हृदय पेट में होता है, किसी किसी का टांग में। एक नेता को मैं जानता हूं जो अपना हृदय नाबदान में रखता है। एक और नेता है जिसकी आत्मा तलुए में रहती है। जब चलता है आत्मा को कुचलता जाता है। पर भैया साहब के जीव का किसी को पता नहीं है। हम लोग वेश बदल कर पहले उन्हीं से मिलें, उनसे बात करने पर शायद कुछ पता चले। अस्तभान को यह योजना पसंद आई। दोनों ने वेश बदला और भैया साहब से मिलने के लिए चल पड़े। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के 10वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अब लीजिए सुनिए उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के 11वें अध्याय, होना भेंट भैया साहब से और लगना पता जीव का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। नगर में भैया साहब का मकान खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि आधी सड़कें उनके बंगले जाती थी और आधी मुख्य अमात्य के बंगले। बड़ा विशाल बंगला था। बंगले के गैरेज में 2 कारें रखी थी और एक जीप जिसमें लाउडस्पीकर लगा था। कई नौकर यहां वहां आ जा रहे थे। बंगले के सामने के हिस्से में भैया साहब की बैठक थी। बैठक में भैया साहब नहीं थे। उनका निजी सचिव एक पत्रकार को समाचार लिखा रहा था। कुमार और मुफतलाल ने दरवाजे पर पहुंचकर उसे नमस्कार किया। सचिव ने मुस्कुराकर नमस्कार का उत्तर दिया और बड़े आदर से कहा, तशरीफ लाइए, बैठिए। वे बैठ गए। सचिव ने पत्रकार की ओर संकेत करके कहा, मैं जरा इनसे निपट लूं, फिर आपकी बात। पत्रकार परेशान नजर आ रहा था। उसने कहा, लेकिन आप जरा सोचिए तो, भैया साहब को सवेरे 2 छींकें आई, यह समाचार कैसे छपेगा? आखिर समाचार में कुछ महत्व तो। सचिव ने उसे वहीं डांटा, क्या कहते हो, महत्व नहीं है? बड़े आदमी की छींक का कोई महत्व नहीं। जरा अक्ल से काम लो। पत्रकारिता में कल्पना शक्ति बहुत जरूरी है। 2 छींकों का समाचार देकर आगे लिख सकते हो। पाठकों को स्मरण होगा कि जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था तब उन्हें भी इसी तरह की 2 छींकें आई थी, समझे? पत्रकार फिर कुछ कहने वाला था कि सचिव ने उससे डांटा, देखो, इस बात को मत भूला करो कि तुम्हारे अखबार के आधे विज्ञापन भैया साहब के दिलाए हुए हैं, और यह भी याद रखना तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि मैनेजर से कह देने पर तुम्हारी नौकरी इसी क्षण समाप्त हो सकती है। पत्रकार का सिर अब लटक गया। वह गो मुद्रा में आ गया। सचिव ने एक लिफाफे में से एक फोटोग्राफ निकालकर पत्रकार को दिया और कहा, लो, यह उस प्रसंग की तस्वीर है। उसके नीचे छापना, भैया साहब छींकते हुए। पत्रकार ने गर्दन हिलाई और फोटो लेकर बस्ते में रख ली। सचिव ने जेब में से एक नोटबुक निकालकर देखते हुए कहा, तुमसे 1-2 बातें और करनी है। नोटबुक के पन्ने उलटते हुए वह एक जगह रुका और पढ़कर बोला, हाँ, देखो जी, तुम भैया साहब का बंगला क्यों लिखते हो? तुम जानते हो इसे भैया साहब झोपड़ी कहते हैं। जनसेवक का बंगला नहीं होता, झोपड़ी होती है। आगे ऐसी भूल मत करना। पत्रकार ने फिर बड़ी तत्परता से गर्दन हिलाई। अस्तभान ने मुफतलाल के कान में आकर कहा, अगर इस पत्रकार के गले में घंटी होती तो बज उठती। मुफतलाल ने हंसी दबाकर कहा, और यदि यह मुंह में घास के 4 तिनके रख ले तो बछड़े रभाने लगे। इसी समय सचिव पत्रकार से कहने लगा, पिछले महीने भैया साहब की शीर्षासन करते हुए जो तस्वीर दी थी वह तुमने क्यों नहीं छापी? पत्रकार ने हकलाते हुए कहा, बात यह है कि उसमें भैया साहब की धोती थोड़ी उलट गई है। सचिव ने तपाक से कहा, इसका निर्णय करने वाले तुम कौन? तुम्हें दी गई थी तो छापना तुम्हारा कर्तव्य था। तुम लोग जरा भी विचार नहीं करते। खजुराहो की मूर्तियों के चित्र तुम बड़े शौक से छापते हो, मगर भैया साहब जैसे नेता की धोती जरा सी। पत्रकार ने परेशान होकर कह दिया,
आगे ख्याल रखूंगा। सचिव ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। पत्रकार अपने टुकड़े बटोर कर उठा और दरवाजे से बाहर हो गया। सचिव ने मुस्कुराहट भरा मुख आगंतुकों की ओर घुमाया। आपका परिचय? उसने पूछा। मुफतलाल ने कल्पित नाम और नगर बताया। कैसे कष्ट किया? सचिव ने प्रश्न किया। अस्तभान ने कहा, हमें भैया साहब से मिलना है। क्या सेवा है? सचिव का प्रश्न था। मुफतलाल ने उत्तर दिया, हम अपने नगर में एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। हम भैया साहब से प्रार्थना करने आए हैं कि उसका उद्घाटन वे करें। सचिव बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, अवश्य अवश्य, भैया साहब को बड़ी प्रसन्नता होगी। वे तो जनता के बीच जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किस तारीख को है सम्मेलन? अस्तफान ने कहा, अगले महीने की 12 को। सचिव ने डायरी में लिख लिया। यहां वहां की बातें करने के बाद सचिव ने एकाएक मुफतलाल के कंधे पर बड़ी आत्मीयता से हाथ रखा और कहा, समारोह के प्रबंध में कोई कठिनाई तो नहीं है? हो तो बताइए, हम कोई बाहर के नहीं हैं। कोई सामान तो नहीं चाहिए? हमारे पास झंडियां हमेशा तैयार रहती हैं, दरियां भी बहुत हैं, लाउड स्पीकर लगी जीप आपने बाहर देखी ही होगी। मान पत्र हम स्वयं छपवा कर लेते आएंगे। ऊपरी खर्च के लिए 200-400 रुपए चाहिए तो भैया साहब दे सकते हैं। भैया साहब अधिक से अधिक सुविधा देते हैं और चाहते हैं कि समारोह अच्छे से अच्छा हो। दोनों को प्रभावित देखकर सचिव आगे कहने लगा, पिछले साल भैया साहब का जो अभिनंदन हुआ उसका सारा खर्च भी भैया साहब ने ही बर्दाश्त किया था। किसी पर कोई भार उन्होंने नहीं छोड़ा। अपनी सेवाओं का उल्लेख करते हुए परिपत्र भी स्वयं लिखा। अभिनंदन ग्रंथ की सारी तैयारी उन्होंने ही की थी। प्रमुख नगरों में समारोह करने के लिए उन्होंने कई लोगों को आर्थिक सहायता भी दी। इतना कहकर सचिव उदास हो गया। कहने लगा, मगर दुनिया में ईमानदारी तो रह नहीं गई। कुछ लोगों ने समारोह भी नहीं किया और चाहते तो क्या नालिश करके पैसा वसूल नहीं कर सकते थे? दोनों ने स्वीकारात्मक सिर हिलाया। वे भैया साहब की सजनता से बड़े प्रभावित हुए। सोचने लगे, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य का जीव मुख्य अमात्य क्यों चाहता है? अस्तभान ने कहा, भैया साहब के दर्शन करना चाहते हैं। सचिव ने घड़ी देखकर कहा, वे एक अनाथालय का उद्घाटन करने पहुंच ही रहे होंगे। मुझे भी वहां जाना है। आप मेरे साथ चल सकते हैं। वे दोनों सचिव के साथ मोटर में बैठ गए और थोड़ी देर बाद अनाथालय के प्रांगण में पहुंचे। वहां सामियाने लगे थे। एक और बड़ा ऊंचा मंच था। हजारों आदमियों के बैठने का प्रबंध था और वहां कुल 100-150 आदमी ही थे। मंच पर भैया साहब कार्यकर्ताओं से घिरे बैठे थे। अस्तभान और मुफतलाल मंच के सामने ही जाकर बैठ गए। समारोह प्रारंभ हुआ। अनाथालय के मंत्री ने सबका स्वागत किया और अपनी संस्था का परिचय दिया। इसके बाद अध्यक्ष ने भैया साहब का परिचय देकर उनसे उद्घाटन भाषण देने की प्रार्थना की। भैया साहब ने उद्घाटन भाषण आरंभ कर दिया। भाइयों एवं बहनों, हमें अपने देश का विकास करना है, निर्माण करना है। प्रश्न उठता है, निर्माण कैसे होगा? निर्माण अकेली सरकार से नहीं होगा। जनता के हर आदमी को परिश्रम करके निर्माण करना होगा। आज हमें जनसेवा की संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है। अनाथालय एक ऐसी ही संस्था है। इस अनाथालय का निर्माण करके आप लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण वगैरह वगैरह। बहुत लंबे भाषण देने के बाद आगे वे बोले, वहां उनकी ऐसी शिक्षा दीक्षा हुई, वे ऐसे वीर बने कि लक्ष्मण तक उनके सामने नहीं ठहर सके। ऐसी है हमारी गौरवमयी परंपरा। और आज उसी महान देश का यह हाल है कि नगर में मुश्किल से एक आध अनाथालय मिलता है। ऐसे देश का पतन न होगा तो क्या होगा? पर भाइयों, निराश होने की बात नहीं है। हर जाति के उत्थान और पतन के क्षण आते हैं। हमारी जाति आज जाग उठी है। सब क्षेत्रों में विकास हो रहा है। हम अनाथालयों के निर्माण को पूरी तरह प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आगामी पीढ़ियों का भविष्य इन्हीं से उज्जवल बन सकता है। आपने बड़ी सुंदर संस्था का निर्माण किया है। मुझे विश्वास है कि आप इसे इस प्रकार चलाएंगे कि हमारे बच्चे इसे देखें तो उनका मन भी यहाँ रहने को हो जाए।
अनाथालय की सफलता की ही कसौटी है। दर्शक का मन स्वयं रहने के लिए लालायित हो उठे। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, मैंने एक दिन जब एक अच्छा विधवा आश्रम देखा तो मेरा मन वहां रहने को होने लगा। भाइयों, यह कार्य का अंत नहीं है, आरंभ है। आपने राष्ट्र निर्माण की नींव डाली है, आगे आपको बहुत कुछ करना है। देश की आबादी जिस गति से बढ़ रही है, उसे देखते हुए मुझे यह कहने में तनिक संकोच नहीं है कि हमारा प्रमुख कार्य अनाथालयों का निर्माण होगा। आज इस महान पर्व पर मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं कि आपका यह कार्य सारे देश का निर्माण पथ आलोकित करे। मुझे अनाथालय का उद्घाटन करने के लिए बुलाकर आप लोगों ने मेरा जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं किन शब्दों में आपका आभार मानूं। बचपन से ही मैंने अनाथालय के प्रति एक आकर्षण अनुभव किया है। पिताजी मुझे हॉस्टल में रखना चाहते थे, पर मैं अनाथालय में रहने लगा। पिताजी मुझे पकड़ लाए और घर में मेरी बड़ी पिटाई की। मेरे हृदय पर बड़ा आघात लगा। मैंने निश्चय किया कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं गर्व से किसी अनाथालय का उद्घाटन करूंगा। मेरे जीवन में यह स्वर्णिम दिवस आज उदित हुआ है। मैं अधिक कुछ नहीं कर सकता। मेरा हृदय भर आया है। मैं इस शुभ घड़ी में इस अनाथालय का उद्घाटन करता हूं। इस तरह भैया साहब बड़ी देर तक सारगर्भित भाषण करते रहे। जनता बीच बीच में ताली बजाती जाती थी। समारोह समाप्त होने पर भैया साहब मोटर में बैठकर बंगले चले गए। उनके पीछे सचिव के साथ अस्तभान और मुफतलाल भी गए। बंगले पर पहुंचकर सचिव ने भैया साहब से उन दोनों का परिचय कराया और उनके आने का उद्देश्य बतलाया। अस्तभान ने प्रशंसा के स्वर में कहा, आपका भाषण सुनकर हम लोग मुग्ध हो गए। आप कितना सारगर्भित भाषण देते हैं, कितना उत्साह है आपके शब्दों में। भैया साहब ने सकुचाकर प्रशंसा को ग्रहण किया। मुफतलाल ने कहा, भैया साहब, विधानमंडल में आपका रोल बड़ा स्वतंत्र रहता है। जिस दल की सरकार है उसके आप सदस्य हैं, पर आप सरकार की भी निर्भय आलोचना करते हैं। भैया साहब ने कहा, भाई, मैं तो विरोध में हूं और तब तक विरोध करूंगा जब तक मैं मुख्य अमात्य नहीं हो जाता। मैं विधानमंडल में डटकर विरोध करता हूं, सरकार के सब कार्यों को गलत बतलाता हूं, पर जब मतदान का मौका आता है तब मैं वोट सरकार को ही देता हूं। यानी जिन चीजों को आप गलत समझते हैं उन्हें समर्थन दे देते हैं। मुफतलाल के मुंह से निकल गया। भैया साहब एक क्षण को सहम गए, फिर बोले, प्रजातंत्र का यही मतलब है, यही संसदीय प्रजातंत्र का सिद्धांत है। अस्तभान ने काम की बात जानने के लिए कहा, पर आप इतने निर्भय कैसे रह लेते हैं? आप सबको गाली देते हैं, मुख्य अमात तक आपसे परेशान रहते हैं, पर आप तनिक भी नहीं डरते। आप अकेले घूमते हैं, एक अंगरक्षक तक नहीं रखते। भैया साहब हंसे, बोले, यही तो रहस्य है। बात यह है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं अपना जीव अपने पास रखता ही नहीं हूं। मुफतलाल ने कहा, घोर आश्चर्य की बात है, ऐसा तो कभी नहीं सुना। भला अपना जीव भी कोई बाहर रखता है? भैया साहब ने कहा, हर एक के बस की बात नहीं है। अस्तभान ने सहज ही पूछा, भला ऐसी कौन सी जगह जीव रखते होंगे? भैया साहब ने घुरकर उसे देखा और कहा, कोई जासूस मालूम होते हो? क्यों जानना चाहते हो? यही भेद बता दूंगा तो मेरी अजेयता समाप्त नहीं हो जाएगी। अस्तभान अपनी जल्दबाजी पर पछताया। वह समझ गया कि इससे भेद मालूम नहीं हो सकता। उसने भैया साहब से अपने कल्पित सम्मेलन का कार्यक्रम तय किया और मुफतलाल को लेकर बंगले से बाहर आ गया। बाहर निकलकर मुफतलाल ने कहा, बड़ी बधी मुट्ठी है इसकी। अस्तभान ने कहा, हाँ, अब तो एक ही तरीका और है। नगर के लोगों से बातचीत में कुछ संकेत प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वे दिन भर नगर के विभिन्न लोगों से बातचीत करते रहे। कॉफी हाउस और चाय घर में बैठे, शराब खाने में मतवालों से बातें करते रहे, चौराहों पर लोगों से पूछा, पर कुछ पता नहीं चला। शाम होते होते वे बहुत थक गए। दिन भर का परिश्रम और निराशा, उनकी बड़ी खराब हालत थी। वे वापिस लौटे। अंधेरी रात थी और रास्ता खराब था। नगर से 3-4 मील तो चले होंगे कि अस्तभान गिर पड़ा। मुफतलाल ने उसे नाले का पानी पिलाया। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बोला, अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। मुफतलाल ने समझाया, मन को छोटा मत करो, प्रेम के मार्ग में ऐसी बाधाएं तो आती ही रहती हैं।
अंत में आप अवश्य सफल होंगे। अब हम यहीं इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। आम के उस वृक्ष के नीचे उन दोनों ने गमछे बिछाए और लेट गए। मुफतलाल तो थोड़ी देर में सो गया, पर अस्तभान को नींद कहाँ, वह आंखें बंद किए पड़ा रहा। आधी रात के लगभग ब्रिज पर बैठे कबूतर के एक जोड़े में बातचीत होने लगी। कबूतर ने कहा, तू बड़ी लापरवाह है, दिन भर न जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती है। तू तो बच्चों को ऐसे छोड़ देती है जैसे उस भैया साहब ने अपने जीव को छोड़ रखा है। अस्तभान कान खोलकर सुनने लगा। कबूतरी ने कहा, भैया साहब अपना जीव कहाँ छोड़ते हैं? कबूतर ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? सचिवालय में मुख्य अमात्य की कुर्सी है, उसमें एक बड़ा दीमक रहता है। उसी दीमक में भैया साहब का जीव है। वह दीमक कुर्सी काटता रहता है। कबूतरी अचंभे में आ गई, कहने लगी, बड़ा अजीब बात है, उसके इतने दुश्मन हैं, कोई दीमक को मसल कर उन्हें मार क्यों नहीं डालता? कबूतर ने कहा, किसी को मालूम नहीं है, और मालूम भी हो जाए तो वहां पहुंचना बहुत कठिन है। दिन को तो वहां चपरासी और संतरी रहते हैं, और रात को वहां भूत नाचते हैं। जो अमात्य बने बिना मर गए या जो चुनाव में हार गए, वे सब भूत बनकर विधानसभा और सचिवालय में मंडराते हैं। कबूतरी ने कहा, तब तो वहां कोई नहीं जा सकता। कबूतर ने कहा, जा सकता है, पर इसके लिए मंत्र जानना चाहिए। मंत्रों से वे भूत शांत हो जाते हैं। कबूतरी की जिज्ञासा बढ़ी। उसने पूछा, कौन सा मंत्र, तुम्हें मालूम है? कबूतर अपना ज्ञान बताने का लोभ संवरण नहीं कर सका। उसने कहा, हाँ, मालूम क्यों नहीं। वहां जाकर आदमी ये मंत्र जोर जोर से चिल्लाकर जपे तो भूत शांत हो जाते हैं। लाल पेटी में ओढ़ दो, मुर्गा छाप पेटी में ओढ़ दो, हाथी छाप पेटी में ओढ़ दो, बैल छाप पेटी में ओढ़ दो, अमात्य जंगल विभाग, इसी तरह के मंत्रों को सुनकर वे सब भूत तृप्त होकर गायब हो जाते हैं। कबूतर कबूतरी की बात समाप्त हुई। अस्तभान उठ बैठा। मुफतलाल को झकझोरा। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या बात है, उसने कहा। अस्तभान खुशी के मारे मुश्किल से बोल उठा, किला फतेह हो गया। भैया साहब के जीव का पता लग गया। उसे पकड़ने की विधि भी मालूम हो गई। मुफतलाल अब पूरा जाग गया था। उसने पूछा, कहाँ रहता है भैया साहब का जीव? अस्तभान ने कहा, मुख्य अमात्य की कुर्सी में, दीमक के रूप में। कैसे मालूम हुआ? आश्चर्यचकित मुफतलाल ने पूछा। अस्तभान ने उसे कबूतर कबूतरी की बातचीत का विवरण दिया। फिर कहा, अब घर लौटने की जरूरत नहीं है, वापिस राजधानी चलो। आज रात को भैया साहब का जीव पकड़ना है। वे उसी समय वापिस लौटे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रानी नागफनी की कहानी के 11वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, रानी नागफनी की कहानी उपन्यास के 12वें अध्याय पकड़ना जीव को और देना मुख्य अमात्य को का वाचन हम मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।